Hello students, in the last lecture we were talking about equilibrium and equilibrium constant. So last lecture में हमने ये पढ़ा था हमारे पास कोई भी केमिकल रिएक्शन है, ये केमिकल रिएक्शन दोनों डायरेक्शंस में होती है, इस तरीके से फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी। तो जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे होगी उस टाइम पर इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो कैसे लिखा जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर देयर कोफिशिएंट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट रेज टू द पावर देयर कोफिशिएंट। तो जब भी हम किसी चीज को ब्रैकेट में लिखते हैं इसका मतलब हम बात कर रहे हैं उस केमिकल सब्सटेंस की कंसंट्रेशन की। लेकिन अगर ये मान लेते हैं कि हमारे पास कोई ऐसी रिएक्शन है जो कि गैसियस फेज में हो रही है, कोई गैसियस रिएक्शन है, तो गैसियस फेज में जो रिएक्शन होती है उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो कैसे लिखा जाएगा। सो फॉर गैसियस रिएक्शंस, ऐसी रिएक्शंस के लिए सपोज हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास नाइट्रोजन है, ये रिएक्ट करती है हाइड्रोजन गैस के साथ और यहां पर जो प्रोडक्ट बनता है वो भी क्या है, एक गैस। तो इस रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट भी गैसियस स्टेट में है और प्रोडक्ट भी गैसियस स्टेट में है। और बच्चों आपको ये बात पता होगी कि गैसेस जो है उनका प्रेशर मेजर जो है वो इजीली किया जा सकता है। तो अगर मैं इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखता हूं, मतलब ये रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम पे होगी तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो लिखा जाएगा दैट विल बी इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, इस तरीके से लिखा जाएगा। प्रेशर ऑफ अमोनिया गैस रेज टू द पावर इट्स कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन गैस मल्टीप्लाइड बाय प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन गैस रेज टू द पावर इट्स कोफिशिएंट। तो नाइट्रोजन के आगे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब इसका कोफिशिएंट 1 है तो इसकी पावर में हम 1 भी लिख सकते हैं। तो गैसेस के केस में अगर प्रेशर गिवन है तो आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है उसको इन टर्म्स ऑफ प्रेशर भी लिख सकते हो। और इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को इसी वजह से क्या बोला जाता है, दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। तो इसको क्या बोलेंगे हम, दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। दूसरी तरफ जो हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख रहे थे इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं के सी से। तो सी का मतलब क्या हो जाएगा, इसकी जगह हम लिख सकते हैं के सी। तो सी का मतलब है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। तो ये डिफरेंस रहेगा इन दोनों फॉर्मूले के अंदर। जब भी आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रेशर का यूज करके लिखते हो वो क्या कहलाता है, Kp, और जब भी आप इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कंसंट्रेशन के टर्म का यूज करके लिखते हो तो वो क्या कहलाता है, Kc। अब इन दोनों में Kp में और Kc में जो है वो एक रिलेशन होती है। क्या रिलेशन होती है, आइए यहां पर देखते हैं रिलेशन। बच्चों हमने स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर पढ़ा था जिसमें हमने ये पढ़ा था आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है। तो मैं इसी इक्वेशन को दोबारा से जो है वो ले रहा हूं जो अभी हमने एज एन एग्जांपल लिखा था। नाइट्रोजन गैस रिएक्ट कर रही है हाइड्रोजन गैस के साथ और क्या बना रही है, अमोनिया गैस बना रही है। अब इस रिएक्शन में देखो बच्चों ये सारी की सारी क्या है, गैसेस हैं। हम ये मान लेते हैं लेट दिस गैसेस फॉलो आइडियल गैस बिहेवियर। ये सभी गैसेस जो हैं वो आइडियल गैस बिहेवियर को फॉलो करती हैं। तो फिर क्या हो जाएगा, प्रेशर इनटू वॉल्यूम इज इक्वल टू एन इंटू आर इंटू टी। इसका मतलब इस इक्वेशन को फॉलो करेंगी ये सभी गैसेस। और इस इक्वेशन को अगर ये सभी गैसेस फॉलो करती हैं तो मैं इस फॉर्मूले को क्या लिख सकता हूं, P इज इक्वल टू एन इंटू आर इंटू टी अपॉन बी। और n अपॉन बी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, दिस इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। तो इसको हम क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन। तो ये फॉर्मूला हो गया कंसंट्रेशन का। तो यहां पर मैं
नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम की जगह क्या लिख सकता हूं, C इंटू आर इंटू टी। मतलब जो भी हमारा रिएक्टेंट है, जैसे मैं अगर बात करता हूं यहां पर NH3 गैस की, तो प्रेशर ऑफ NH3 गैस क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ NH3 गैस। इसको ऐसे भी लिख सकते हो या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया गैस इंटू आर इंटू टी। तो जैसे मर्जी चाहो आप इसको लिख सकते हो, CnH3 भी लिख सकते हो या फिर ब्रैकेट के अंदर भी लिख सकते हो, एक ही मतलब होता है। C का मतलब कंसंट्रेशन है यहां पर। तो हम इस इक्वेशन के अंदर P इज इक्वल टू CRT, ये हमारे पास फॉर्मूला चेंज होके आ गया। अब इस फॉर्मूले को यूज करूंगा मैं रिलेशन निकालने के लिए Kp और Kc के बीच में। तो देखो किस तरीके से निकालेंगे हम इस इक्वेशन का। Kp लिखते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। कैसे लिखा जाएगा, प्रेशर ऑफ अमोनिया रेज टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन रेज टू द पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन रेज टू द पावर 3। अभी हमने इक्वेशन लिखी थी, प्रेशर ऑफ अमोनिया ये किसके बराबर होगा, कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया इंटू आर इंटू टी। ऐसे ही प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन किसके बराबर होगा, कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इंटू आर इंटू टी। और प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन किसके बराबर होगा, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इंटू आर इंटू टी। ये इक्वेशन जो है, तीनों इक्वेशंस यहां पर हम पुट करेंगे। तो इसको इक्वेशन 1 लिख देते हैं। यूजिंग दीज फॉर्मूला इन इक्वेशन फर्स्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, Kp इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया इंटू आर इंटू टी रेज टू द पावर क्या आ गया 2 डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन की जगह क्या लिखना पड़ेगा, कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इंटू आर इंटू टी रेज टू द पावर 1 मल्टीप्लाइड बाय प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन की जगह क्या लिखना पड़ेगा, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इंटू आर इंटू टी रेज टू द पावर 3। अब देखो बच्चों, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में क्या चीज कॉमन आ रही है, आर इंटू टी कॉमन आ रहा है। तो मैं क्या कर लेता हूं, मैं कंसंट्रेशन वाले टर्म्स जो हैं इनको कर लेता हूं अलग और r इंटू टी को कर लेता हूं अलग। तो ऊपर जो r इंटू टी लिखा हुआ है इसकी पावर में है 2 और नीचे r इंटू टी जो आएगा इसकी पावर में क्या हो जाएगा 4, क्योंकि 3 प्लस 1, ठीक है। तो 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, कंसंट्रेशन ऑफ NH3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन का होल क्यूब इंटू आर इंटू टी रेज टू द पावर 2 माइनस 4। ये आ गया हमारे पास। अब देखो ये इक्वेशन जो है, अगर मैं इसका Kc लिखता, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन अगर मैं लिखूं इस इक्वेशन की, तो कैसे लिखी जाएगी, तो इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन NH3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन की पावर 1 और हाइड्रोजन की पावर 3, ठीक है। और यहां पर क्या आ रहा है हमारे पास, Kp इज इक्वल टू दिस। तो सिंस Kc की ये वैल्यू है तो मैं ये वैल्यू पुट कर सकता हूं यहां पर। तो हेंस इसको नाम दे दो इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड बिकम्स, क्या बन जाएगी, Kp इज इक्वल टू Kc इंटू आर इंटू टी रेज टू द पावर -2। ये रिलेशन आ गई मेरे पास इस इक्वेशन की, Kp और Kc के बीच में। तो इसका ये मतलब हुआ कि अब अगर मैं कोई जनरल एक्सप्रेशन बनाना चाहूं तो इस तरीके से मैं एक्सप्रेशन बना सकता हूं। अगर हमारे पास ये कोई रिएक्शन है जिसमें A और B आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और C बना रहे हैं प्लस D बना रहे हैं गैसियस स्टेट में, तो इस इक्वेशन का Kp कैसे लिखा जाएगा, प्रेशर ऑफ C रेज टू द पावर C मल्टीप्लाइड बाय प्रेशर ऑफ D रेज टू द पावर D अपॉन प्रेशर ऑफ A रेज टू द पावर A मल्टीप्लाइड बाय प्रेशर ऑफ B रेज टू द पावर B। अभी हमने देखा था इन सब की जब कंसंट्रेशन के टर्म्स में हम कन्वर्जन करते हैं तो क्या लिखा जाता है, कंसंट्रेशन ऑफ C रेज टू द पावर C D अपॉन A रेज टू द पावर A और B रेज टू द पावर B मल्टीप्लाइड बाय R इंटू T। अब R इंटू टी क्या आएगा, C प्लस D डिवाइडेड बाय R इंटू टी A प्लस B। तो A प्लस B कहां से आया, तो ध्यान दो अभी हमने डिराइव किया था, जब हम प्रेशर को कंसंट्रेशन में कन्वर्ट करते हैं तो
ए कंसंट्रेशन ऑफ ए इंटू आर इंटू टी आएगा, और प्रेशर ऑफ बी जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ बी इंटू आर इंटू टी आएगा। तो ये आर इंटू टी जो है वो यहां से आ रहे हैं, कंसंट्रेशन के साथ है। ये कंसंट्रेशन की पावर में जो टर्म है वो इसकी भी पावर में जाएगा, इसकी कंसंट्रेशन की पावर में जो टर्म है वो इसकी भी पावर में जाएगा, तो ये दोनों पावर ऐड हो जाएंगी, डिनोमिनेटर में ये आ गया। सिमिलरली न्यूमरेटर के अंदर सी प्लस डी आ जाएगा, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं के सी इंटू आर इंटू टी, इसकी पावर में सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी। सी प्लस डी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, और ए प्लस बी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो ये किसके बराबर हो जाता है, आर टी रेज टू द पावर डेल्टा एन। डेल्टा एन क्या है यहाँ पर, डेल्टा एन इज द चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में नंबर ऑफ मोल्स का जो चेंज हमें देखने को मिला उसकी वैल्यू है। तो ये रिलेशन आ गई हमारे पास, Kp इज इक्वल टू के सी आर टी रेज टू द पावर डेल्टा एन। दिस इज द रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc। दिस इज द रिलेशन बिटवीन Kp एंड Kc। तो किसी भी गैस को आप इजीली इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन जो है वो कन्वर्ट करके और Kp भी निकाल सकते हो और Kc भी निकाल सकते हो। चलिए अब आपको मैं ये इक्वेशन दे रहा हूं और आपसे मैं ये पूछ रहा हूं, ये बताओ यहां पर Kp और Kc की क्या रिलेशन आएगी। तो इक्वेशन है ये, H2 गैस रिएक्ट्स विद Cl2 गैस टू प्रोड्यूस 2HCl। तो बताओ यहाँ पर Kp और Kc के बीच में क्या रिलेशन आएगी। तो हमें पता है कि रिलेशन ये होती है Kp इज इक्वल टू Kc आर टी रेज टू द पावर डेल्टा एन। अब यहाँ पर मुझे डेल्टा एन निकालना है। डेल्टा एन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो आर टी रेज टू द पावर यहाँ पर क्या है 2, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, माइनस यहाँ पर कितना है, एक तो ये और एक ये। तो हमने क्या किया था, a प्लस बी मतलब 1 प्लस 1, तो क्या आ जाएगा के सी आर टी रेज टू द पावर 2 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू के सी आर टी रेज टू द पावर 0। और किसी भी चीज की पावर में अगर 0 चला जाए इसका मतलब वो क्या हो जाता है 1। तो इसका ये मतलब हुआ इस रिएक्शन के अंदर Kp की जो वैल्यू आएगी, Kp इज इक्वल टू Kc फॉर दिस रिएक्शन। इसी तरीके से एक और इक्वेशन ले लेते हैं, H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस, दे रिएक्ट टू प्रोड्यूस वाटर, H2O गैस। अब बताओ Kp और Kc में क्या रिलेशन होगा। तो फॉर्मूला हमारा हो गया Kp इज इक्वल टू Kc आर टी रेज टू द पावर डेल्टा एन। ठीक है, तो यहाँ पर डेल्टा एन की वैल्यू क्या आएगी, तो डेल्टा एन देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, तो 1 प्लस हाफ, तो क्या आ गया 1 माइनस 3/2 मतलब माइनस 1/2। तो ये डेल्टा एन की वैल्यू आ गई। अब रखो इसमें Kp इज इक्वल टू Kc आर टी रेज टू द पावर माइनस 1/2। माइनस 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूं, Kc अपॉन आर टी रेज टू द पावर 1/2, और आर टी रेज टू द पावर 1/2 को क्या लिख सकता हूं, Kp इज इक्वल टू Kc अपॉन अंडर रूट आर टी। तो ये रिलेशन आ गया इस इक्वेशन के लिए Kp और Kc के बीच में। चलो एक लास्ट इक्वेशन और, इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे। इस इक्वेशन का आपको Kp और Kc का रिलेशन जो है वो बताना है। रिएक्शन हमें दे रखी है N2 प्लस O2 gives us 2NO। तो इस रिएक्शन में हमें ये बताना है Kp और Kc के बीच में क्या रिलेशन है। तो हमें पता है Kp इज इक्वल टू Kc आर टी रेज टू द पावर डेल्टा एन। अब डेल्टा एन क्या होता है, डेल्टा एन इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। तो 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा 2 माइनस 2 दैट इज 0। तो डेल्टा एन आ गया 0, इसका मतलब Kp इज इक्वल टू Kc आर टी रेज टू द पावर 0। तो इसका ये मतलब हुआ Kp इज इक्वल टू Kc। तो इस तरीके से आप Kp और Kc के बीच में जो है वो रिलेशन निकाल सकते हो किसी भी गिवन इक्वेशन के लिए। तो Kp कब यूज किया जाएगा, जब हमारे पास कोई गैसियस रिएक्शन हो रही हो और उस गैसियस रिएक्शन को हम इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन जो है
वो भी लिख सकते हैं जब हम उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन लिखते हैं तब। तो ये हो गया बच्चों केपी केसी और रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। अब आ जाते हैं हम, ये जो प्रोसेस है हमारा, जब ये इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाता है तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम। कौन कौन से फैक्टर्स जो है वो किसी इक्विलिब्रियम को इफेक्ट करते हैं। इसको बच्चों ली चैटिलियर प्रिंसिपल भी बोला जाता है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ली चैटिलियर्स प्रिंसिपल। ली चैटिलियर प्रिंसिपल हमें ये बताता है क्या क्या चीजें किसी इक्विलिब्रियम को जो है वो इफेक्ट कर सकती हैं। सबसे पहला पॉइंट यहां पर आता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर जो है वो किसी भी इक्विलिब्रियम को बड़ी इजीली डिस्टर्ब कर देता है, ठीक है। तो टेम्परेचर इफेक्ट्स द इक्विलिब्रियम। कैसे इफेक्ट करता है बच्चों, जो रेट कांस्टेंट होते हैं किसी भी रिएक्शन के, इसका रीजन समझ लो टेम्परेचर किस तरीके से इफेक्ट करेगा। रेट कांस्टेंट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ठीक है, किसी भी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट जो है वो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इफ द रिएक्शन इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, अगर रिएक्शन ऐसी है कि वो रिवर्सिबल है, मतलब वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकती है और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी आ सकती है। तो मान लो ये रिएक्शन है, ए बी में कन्वर्ट हो रहा है, ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर जो है वो तो एक्सोथर्मिक है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में ये रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक। लेकिन बैकवर्ड डायरेक्शन में ये रिएक्शन कैसी है, एंडोथर्मिक, हीट एब्जॉर्ब कर रही है। तो जब बी जो है वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तो वो ए में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन ए जब बी में कन्वर्ट हो रहा है तो वो हीट रिलीज कर रहा है। ठीक है, अब इस रिएक्शन का अगर तुमने करवाते टाइम टेम्परेचर चेंज कर दिया, इसको जो है वो तुमने हीट करना शुरू कर दिया, रिएक्शन को करवा रहे थे और तुमने क्या कर दिया, इसका टेम्परेचर चेंज कर दिया, मतलब इसको हीट करना शुरू कर दिया, तो अब इसका जो इक्विलिब्रियम है उस पर असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो देखो यहां पर स्टेटमेंट क्या कह रही है, किसी भी रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट होता है वो किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। जो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होती हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस जो हैं, रेट कांस्टेंट इनका डिक्रीजेस विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन जो है हमारी, जो एक्सोथर्मिक है, जो हीट रिलीज कर रही है, अगर इसका तुम टेम्परेचर बढ़ा देते हो तो इसका रेट कांस्टेंट जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो इसका ये मतलब हुआ कि हमारी जो रेट ऑफ रिएक्शन है, इसका जो के एफ है वो के एफ डिक्रीज हो जाएगा टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ। के एफ चेंजेस विद टेम्परेचर। तो ये बात नोट करनी है। दूसरी बात, एंडोथर्मिक रिएक्शन जो होती है, जो हीट एब्जॉर्ब करती है, तो एक ऐसी रिएक्शन है जिसको हीट जो है वो चाहिए और हम बाहर से हीट सप्लाई कर रहे हैं। तो ऐसी रिएक्शन फिर क्या करेगी, हीट जो है वो उसको और ज्यादा एब्जॉर्ब करेगी, और ज्यादा एब्जॉर्ब करेगी तो पीछे की तरफ जो है वो जल्दी जाएगी, और पीछे की तरफ जल्दी जाने का मतलब है रेट कांस्टेंट इंक्रीज होना। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस रेट कांस्टेंट इंक्रीज विद टेम्परेचर। ठीक है, तो टेम्परेचर चेंज करने से रेट कांस्टेंट के ऊपर जो है वो फर्क पड़ रहा है। और बच्चों आपने जो है वो पिछले लेक्चर में ये देखा था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, के इक्विलिब्रियम इज द रेशियो ऑफ के एफ अपॉन के बी। अगर के एफ कम हो गया,
ये वैल्यू अगर कम हो जाए और ये वैल्यू अगर इंक्रीज हो जाए तो के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट रहेगा या चेंज हो जाएगा? तो के इक्विलिब्रियम चेंजेस विद टेम्परेचर। तो इस तरीके से आप ये चीज प्रूव कर सकते हो कि किसी भी रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम में है उसका अगर टेम्परेचर चेंज कर दिया जाए तो उसका क्या फर्क पड़ेगा इक्विलिब्रियम पे। तो जब भी हम टेम्परेचर चेंज करते हैं, रेट कांस्टेंट जो होते हैं हमारे, उनकी वैल्यूज चेंज हो जाती हैं, और रेट कांस्टेंट चेंज होने से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज हो जाता है। तो यहां पर हम फाइनली लिख सकते हैं व्हेन वी चेंज टेम्परेचर of a reaction at equilibrium, then value of rate constant changes and hence equilibrium is affected। तो ये हो गया हमारे पास रीजन कि जब भी हम टेम्परेचर चेंज करते हैं किसी प्रोसेस का जो कि ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है, तो उसका इक्विलिब्रियम जो है वो शिफ्ट हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो वो चेंज क्यों होता है? क्योंकि रेट कांस्टेंट जो है वो चेंज हो जाते हैं। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट फैक्टर पे। नेक्स्ट फैक्टर है हमारे पास इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट पड़ेगा किसी भी इक्विलिब्रियम के ऊपर? तो देखो बच्चों, कैटलिस्ट जो होते हैं वो ऐसे केमिकल सब्सटेंस को बोला जाता है जो रिएक्शन का रेट बढ़ा देते हैं। दीज आर द केमिकल सब्सटेंस विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो कोई प्रोसेस जो है वो इक्विलिब्रियम में था, अब तुमने क्या किया, तुमने इसके अंदर कोई कैटलिस्ट डाल दिया। तो ये कैटलिस्ट क्या करेगा? ये कैटलिस्ट के एफ और के बी दोनों की वैल्यूज को इंक्रीज कर देगा। इस वजह से के इक्विलिब्रियम की वैल्यू जो है उसमें कोई भी चेंज नहीं आता, क्योंकि जितनी वैल्यू इसकी इंक्रीज होती है उतनी ही वैल्यू इंक्रीज इसकी भी इंक्रीज हो जाती है। इस वजह से रेशो सेम रहता है। तो कैटलिस्ट ऐड करने से कभी भी के इक्विलिब्रियम की वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जल्दी अटेन कर लिया जाता है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? अ कैटलिस्ट इंक्रीज both forward and backward reaction to an equal extent. Hence, there is no change in the value of equilibrium constant. तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता कैटलिस्ट ऐड करने से। सेकंड पॉइंट, अ कैटलिस्ट हेल्प्स टू अटेन इक्विलिब्रियम फास्टर। तो रेट कांस्टेंट बढ़ गया मतलब रिएक्शन का रेट बढ़ गया, और रिएक्शन का रेट बढ़ने का मतलब क्या होता है कि इक्विलिब्रियम जल्दी अटेन कर लेगा प्रोसेस। तो ये इफेक्ट पड़ता है किसी कैटलिस्ट को ऐड करने का किसी ऐसे प्रोसेस के अंदर जो कि इक्विलिब्रियम पे है। अब चलते हैं नेक्स्ट फैक्टर पे। नेक्स्ट फैक्टर इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर। नाउ व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन इक्विलिब्रियम? तो देखो बच्चों, यहां पर ये फैक्टर आपको देखने को मिलेगा सबसे ज्यादा उन रिएक्शंस में जो कि गैसियस स्टेट में करवाई जाती हैं। ठीक है, दिस फैक्टर इफेक्ट इज सीन इन द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन गैसियस स्टेट।
देखो बच्चों, हमारे पास ये रिएक्शन है जिसमें नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट करके अमोनिया बना रही है। ये रिएक्शन हम करवा रहे थे एक सिलेंडर के अंदर, और इस सिलेंडर में लगी हुई है एक पिस्टन। तो अभी जो है वो काफी सारा स्पेस है इस रिएक्शन वेसल में, और ये गैसेस जो है वो आपस में रिएक्ट कर रही हैं, ये बना रही है और ये डिकम्पोज होकर ये बना रहा है। अब हम क्या करते हैं, हम इस पिस्टन को नीचे की तरफ प्रेस करते हैं और इसको यहां ले आते हैं पिस्टन को। तो यहां लाने का मतलब है तुमने स्पेस कम कर दिया, सिलेंडर का स्पेस जो है वो कम कर दिया। तो भाई जब सिलेंडर का स्पेस कम हो जाएगा तो हमारे पास ज्यादा जगह नहीं बचेगी, और ज्यादा जगह नहीं बचेगी इसका मतलब क्या हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि हमारी रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगी जिस साइड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम है, क्योंकि कम मॉलिक्यूल्स कम स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे, ज्यादा मॉलिक्यूल्स ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। हमारे पास ज्यादा स्पेस अवेलेबल नहीं है, इसलिए इक्विलिब्रियम जो है वो अपने आप किधर चला जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो ये फैक्टर आपको गैसियस रिएक्शन जहां पर होती है वहां पर अपना इंफ्लुएंस ज्यादा शो करता है। तो अब यहां पर क्या देखेंगे, व्हेन, यहां पर लिखते हैं हम, व्हेन वी इंक्रीज द प्रेशर ऑफ a system, pressure of a process at equilibrium in the gaseous state, then the equilibrium shift in the direction where number of molecules is less। तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा जहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होंगे। तो इस रिएक्शन के अंदर इस साइड तो हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 4, और इस साइड कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 2। तो मॉलिक्यूल्स कम किधर हैं, इस तरफ ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं। तो रिएक्शन कहां चली जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल इस रिएक्शन के अंदर, इन दिस रिएक्शन विद इंक्रीज इन प्रेशर इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ये इफेक्ट पड़ेगा इस प्रोसेस पे। चलो एक और एग्जांपल जो है उसमें देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका। एग्जाम्पल है ये, वाटर गैसियस स्टेट में लिया गया, ये डिकम्पोज होके हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास ये रिएक्शन जो हम करवा रहे हैं वो किसी सिलेंडर में करवा रहे हैं, और ये सिलेंडर जो है किसी पिस्टन के साथ फिटेड है। तो बताओ इसके अंदर जो है पिस्टन को अगर हम नीचे दबाएंगे तो रिएक्शन जो है वो किस डायरेक्शन में जाएगी। तो देखो यहाँ पर टोटल कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, 3/2 मतलब 1.5, और इस तरफ कितने मॉलिक्यूल्स है, 1। तो जब हम पिस्टन को नीचे की तरफ प्रेस करते हैं तो ये रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, जहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम है। इधर 1.5 है, इधर 1 है, कौन सा छोटा नंबर है, ये वाला छोटा नंबर है। तो प्रोसेस किधर आ जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो जब आप प्रेशर इंक्रीज करते हो तो पीछे वाली रिएक्शन जो है वो ज्यादा होने लग जाएगी और वाटर बनने लगेगा। लेकिन अगर हम प्रेशर जो है इसको डिक्रीज कर देते हैं, मतलब हम पिस्टन को बाहर की तरफ मूव करवा रहे हैं, तो उस केस में क्या हो जाती है, जगह बढ़ जाती है। अब जगह अगर तुम्हारे पास बढ़ जाएगी तो तुम्हारे पास ज्यादा मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं। इस वजह से रिएक्शन जो है वो अब कहां शिफ्ट हो जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो इस रिएक्शन के अंदर जब प्रेशर को इंक्रीज करते हो देन रिएक्शन शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन, ध्यान रखना। और यहां पर अगर प्रेशर को हम डिक्रीज करते हैं तो डिक्रीज करने का मतलब है पिस्टन को पीछे शिफ्ट करना, देन रिएक्शन शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ये इफेक्ट रहेगा बच्चों प्रेशर का किसी भी इक्विलिब्रियम के ऊपर, और ये आपको मेनली कब दिखाई देगा,
जब गैसियस रिएक्शन को आप स्टडी करोगे तब आपको ये इफेक्ट दिखाई देगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट फैक्टर के ऊपर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट फैक्टर पे। नेक्स्ट फैक्टर है इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट होगा इक्विलिब्रियम के ऊपर? तो देखो बच्चों, आपके पास कोई रिएक्शन है जो इक्विलिब्रियम पे है, और इक्विलिब्रियम पे क्या करते हैं आप, इसकी कंसंट्रेशन, ए की कंसंट्रेशन को आप इंक्रीज कर देते हो। तो जब ए की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो ए जो है वो प्रोडक्ट्स में ज्यादा कन्वर्ट होगा। इसका मतलब अगर मैं ए की कंसंट्रेशन को बढ़ाता हूं तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाती है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि ज्यादा ए का मतलब है ज्यादा रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन वाली होगी। सो इफ वी इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट, then equilibrium shift to forward direction। ठीक है, तो जब भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाओगे इक्विलिब्रियम जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो ज्यादा होने लग जाएगी। और इफ कंसंट्रेशन ऑफ एनी प्रोडक्ट इज इंक्रीज्ड then equilibrium shift in backward direction। तो ऐसे केस में क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस रिएक्शन का क्या आएगा? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। टेम्परेचर तुमने कांस्टेंट रखा हुआ है, टेम्परेचर को हम चेंज नहीं कर रहे रिएक्शन के अंदर, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, कंसंट्रेशन जो है एक बार तो हमने प्रोडक्ट की बढ़ा दी यहां पर, और इस केस में हमने रिएक्टेंट की बढ़ाई थी। तो क्योंकि आपका टेम्परेचर फिक्स है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, इस वजह से इसकी वैल्यू क्या रहेगी? फिक्स, कांस्टेंट। तो ये चेंज नहीं होगा, चाहे इसको आप चेंज करो, चाहे इसको चेंज करो, चाहे इसको करो, चाहे इसको करो, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होने वाली, ये फिक्स रहने वाला है। तो अगर ये फिक्स रहने वाला है और मान लो मैंने सी की वैल्यू को बढ़ा दिया था, तो ये फिक्स वैल्यू, रेशियो तो उतना ही आना चाहिए। तो ये अगर बढ़ेगा तो उसके बाद में तुम्हें इन दोनों में से किसी एक चीज को बढ़ाना पड़ेगा, तभी इसका इंक्रीज जो है उसको कोई दूसरा चीज कैंसिल कर सकती है डिनोमिनेटर में से, ताकि ये सेम रहे हमारा। तो जब भी हमारे किसी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को मैं इंक्रीज करता हूं तो प्रोसेस अपने आप जो है वो किधर चला जाएगा, इसकी वैल्यू को बढ़ाने लग जाएगा प्रोसेस, ताकि इसकी वैल्यू कांस्टेंट आ सके। तो जब भी हम प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो प्रोसेस अपने आप जो है वो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करने लग जाता है। और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कब इंक्रीज होगी? जब पीछे वाली रिएक्शन जो है बैकवर्ड रिएक्शन होगी, तब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ने लग जाएगी। और अगर मैं इसकी वैल्यू को बढ़ा देता हूं, ठीक है, मैंने रिएक्टेंट की वैल्यू को बढ़ा दिया, तो रिएक्टेंट की वैल्यू को बढ़ाऊंगा तो इसका मतलब ये ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो प्रोसेस अपने आप ऐसी डायरेक्शन में शिफ्ट होगा कि ऊपर वाली कोई चीज इंक्रीज हो जाए, ताकि डिनोमिनेटर में जो मैंने इंक्रीज किया है उसको न्यूमरेटर का इंक्रीज क्या कर दे, कैंसिल कर दे। तो के इक्विलिब्रियम जो है वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे। तो इस वजह से जब आप नीचे वाली कोई फैक्टर को बढ़ाते हो तो ऑटोमेटिकली ऊपर वाला फैक्टर जो है वो बढ़ने लग जाता है, ताकि इनका रेशियो जो है वो फिक्स आए। और अगर आप ऊपर वाला कोई फैक्टर बढ़ाते हो तो नीचे वाला फैक्टर बढ़ने लग जाता है, ताकि इसकी वैल्यू कांस्टेंट रहे। तो ये इफेक्ट पड़ता है कंसंट्रेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पे। किसी भी चीज की कंसंट्रेशन अगर आप इंक्रीज करते हो तो प्रोसेस जो है उसकी अपोजिट डायरेक्शन के अंदर प्रोसीड करने लग जाएगा, क्योंकि हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को फिक्स रखना है, क्योंकि हमने टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा हुआ है और हम कंसंट्रेशन को चेंज कर रहे थे। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट फैक्टर। नेक्स्ट फैक्टर इज इफेक्ट ऑफ एडिंग इनर्ट गैस। इनर्ट गैस क्या होती है? वो गैस जो रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेती, डू नॉट पार्टिसिपेट इन रिएक्शन,
दैट इज कॉल्ड इनर्ट गैस। अब देखो बच्चों क्या होगा, आपके पास सपोज ये रिएक्शन है N2 + 3H2 इट गिव्स अस 2NH3। इसके सभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो हैं वो गैसीय स्टेट में थे, ठीक है। तो मैं इस सिलेंडर के अंदर इस रिएक्शन को करवा रहा हूं जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करके अमोनिया बना रही हैं। अब हम क्या करते हैं, हम दो कंडीशन लेते हैं। एक तो कंडीशन है कि ये कंटेनर जो है ये फिक्स्ड कंटेनर है, तो फिक्स्ड कंटेनर होने का मतलब इसकी कोई भी बाउंड्री जो है वो मूव नहीं कर सकती। तो इसका मतलब हो गया नो चेंज इन वॉल्यूम, और नो चेंज इन वॉल्यूम का मतलब क्या हो जाता है, कांस्टेंट वॉल्यूम। तो फिक्स्ड कंटेनर का मतलब हो गया कांस्टेंट वॉल्यूम। तो ये सिलेंडर फिक्स कंटेनर था और मैंने इसके अंदर जो है वो हीलियम गैस को भर दिया। अब हीलियम गैस कैसी है, इनर्ट गैस, नोबल गैस होती है ना ये, तो ये रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेती। तो मैंने हीलियम गैस को इस सिलेंडर में भर दिया जिसकी बाउंड्रीज फिक्स्ड थी। अब देखो क्या होगा, ये हीलियम गैस इस कंटेनर में भरती जाएगी, लेकिन ये रिएक्शन में हिस्सा नहीं ले रही, तो इनकी रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। नो इफेक्ट ऑन दी रिएक्शन। तो ऐसे केस में एक कांस्टेंट वॉल्यूम पे अगर आप कोई इनर्ट गैस ऐड करते हो इस रिएक्शन के अंदर, तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ना तो तुम्हारा कंटेनर जो है उसकी कोई बाउंड्री चेंज हुई और ना ही इस गैस ने रिएक्शन में हिस्सा लिया। तो ये तो आ गई पहली कंडीशन, कांस्टेंट वॉल्यूम पर जब भी इनर्ट गैस ऐड की जाती है तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी कंडीशन आ जाती है कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर का मतलब इस सिलेंडर के अंदर एक पिस्टन लगी हुई है और ये पिस्टन जो है वो मूवेबल है, ये अंदर भी आ सकती है बाहर भी जा सकती है, और इस पिस्टन के ऊपर जो प्रेशर काम कर रहा है वो कितना है, 180 m कांस्टेंट प्रेशर काम कर रहा है इस पिस्टन के ऊपर। अब देखो बच्चों क्या होगा, इस कंडीशन में जब मैं इनर्ट गैस ऐड करता हूं इस सिलेंडर के अंदर, तो इनर्ट गैस जो है वो ऐड करने से क्या होगा, सिलेंडर के अंदर प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ेगा तो ये गैस जो है, जो इनर्ट गैस है, ये इस पिस्टन को बाहर धक्का मारेगी। पिस्टन को बाहर धक्का मारेगी तो पिस्टन जो है वो और पीछे शिफ्ट हो जाएगी। पिस्टन के पीछे जाने का मतलब क्या हो गया, वॉल्यूम इंक्रीज हो गई। और अगर सिलेंडर की वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए इसका मतलब ज्यादा स्पेस अवेलेबल है, और ज्यादा स्पेस अवेलेबल होगा तो रिएक्शन किस तरफ जाएगी, जहां पर ज्यादा मॉलिक्यूल्स थे। तो इधर 4 मॉलिक्यूल्स है, 1 मॉलिक्यूल नाइट्रोजन का, 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के, टोटल 4 मॉलिक्यूल हो गए। इधर जो है वो सिर्फ 2 मॉलिक्यूल है। अगर तुम्हारे पास जगह ज्यादा होगी तो ज्यादा मॉलिक्यूल्स बनेंगे, अगर तुम्हारे पास जगह कम होगी तो कम मॉलिक्यूल्स बनेंगे, क्योंकि हम इनर्ट गैस ऐड कर रहे हैं एक कांस्टेंट प्रेशर पे। तो इनर्ट गैस ऐड करने से पिस्टन बाहर मूव करती है, और बाहर मूव करने का मतलब है जगह ज्यादा अवेलेबल है, और जगह ज्यादा अवेलेबल रहेगी तो मॉलिक्यूल्स ज्यादा बनेंगे, मतलब रिएक्शन शिफ्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो यहां पर क्या लिखते हैं, व्हेन इनर्ट गैस इज एडेड to the gaseous reaction at equilibrium taken at constant pressure, then the volume of container increase, hence the space available increase, then the volume of container increase, और वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो hence space available increase, so more molecules are produced। या फिर इसकी जगह लिख सकते हो, सो द रिएक्शन या द इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन द डायरेक्शन containing
मोर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ऐसे केस में प्रोसेस जो है वो उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा जहां पर ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं। तो इस प्रोसेस का अगर तुमने इनर्ट गैस ऐड करवा दी तो प्रोसेस जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा है। तो ये हो जाते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम। अब देखो बच्चों, इक्विलिब्रियम को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। इक्विलिब्रियम जो है इसको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है ऑन द बेसिस ऑफ इक्विलिब्रियम टाइप्स, ऑन बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। ठीक है, फिजिकल स्टेट के बेसिस पे इक्विलिब्रियम जो है वो इसके दो टाइप्स हैं। क्या क्या टाइप्स हैं? सबसे पहला टाइप आ जाता है होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। तो ऐसा इक्विलिब्रियम जिसमें सारे के सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो हैं वो एक ही स्टेट में हो, दैट इज कॉल्ड होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग all the reactant and products in the same physical state is called homogeneous equilibrium. तो एग्जाम्पल लिखा हुआ ये, रिएक्टेंट भी और प्रोडक्ट भी सभी एक ही फिजिकल स्टेट के अंदर जो है वो यहां पर प्रेजेंट है। ऐसे इक्विलिब्रियम को क्या बोलेंगे आप? होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। दूसरा एग्जांपल ये ले सकते हैं। ये रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ी थी 10th क्लास में। इसको बोलते हैं ईस्टेरिफिकेशन रिएक्शन। ईस्टेरिफिकेशन रिएक्शन में क्या होता है? ये भी लिक्विड स्टेट में, ये भी लिक्विड स्टेट में। इसको मिक्स करने के बाद जो ईस्टर बनेगा वो भी लिक्विड स्टेट में और वाटर भी लिक्विड स्टेट में। तो यहाँ पर सारे के सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है वो एक ही स्टेट में है। तो ये क्या कहलाएगा? होमोजीनियस इक्विलिब्रियम। दूसरा टाइप होता है हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं? हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम बोलते हैं उस केमिकल इक्विलिब्रियम को जिसमें सभी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक ही फिजिकल स्टेट में नहीं होते। तो हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम, द इक्विलिब्रियम इन विच ऑल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर नॉट इन सेम फिजिकल स्टेट। तो एग्जाम्पल, आप एक क्लोज्ड कंटेनर में मार्बल के पत्थर को हीट कर रहे हो। यू आर हीटिंग मार्बल स्टोन्स इन अ क्लोज्ड कंटेनर। तो कुछ देर बाद में प्रोसेस जो है वो इस इक्विलिब्रियम में चला जाता है। अब यहां पर देखो, ये दोनों सॉलिड स्टेट में है लेकिन ये गैसीय स्टेट में है। तो सारे के सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक स्टेट में नहीं है, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा? दिस इज हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। So these are the type of equilibrium on the basis of physical state. तो बच्चों, आज हमने तीन चीजें पढ़ी। सबसे पहले तो हमने Kp और Kc के बीच में रिलेशन पढ़ा। उसके बाद में हमने कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं वो इक्विलिब्रियम को इफेक्ट करते हैं इसके बारे में पढ़ा। और लास्ट में हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। तो यहाँ हमारा इक्विलिब्रियम का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे इक्विलिब्रियम का सेकेंड पार्ट, दैट इज ionic equilibrium. That's all for today. Thank you.